तो चलो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 ग्रेविटेशन, और टॉपिक का नाम है हाँ लिखते हैं पेज में। तो इसमें बच्चों देखो ध्यान से, हमको 3 कंडीशंस पढ़ना है। टेक्स्ट बुक को बंद रखो सब लोग, ये छोड़ के। मैं जब बोलूंगा तो ओपन करना। तो एक तो कल किया था मैं, 2 और बच्चे, लेकिन उसमें से मैं तुमको एक चांस दूंगा कि तुम राइट भी हो जाओ, क्योंकि क्या बच्चे ना बुरा मान जाएंगे तो अभी। तो बॉयज में कोई आइए। तो टॉपिक का नाम क्या बच्चों? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जी मतलब क्या बताओ? जी मतलब क्या? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी पार्ले जी, वेरी गुड। यहाँ पे जी मतलब क्या है बच्चों? जी मतलब चलो रेडी बच्चों, यहाँ पे आ जाओ। जी का मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कल हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, याद है आप लोग को? हमने जी का वैल्यू कैसे डिराइव किया था? किसकी मदद से किया था? फोर्स की मदद से। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम। लेकिन एफ का एक और फॉर्मूला है, मास इनटू, जिसको हमने कैसे लिखा था? एम जी। अभी ये दोनों इक्वल हो गया तो हमको क्या मिला? एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन, जहां से स्मॉल एम कट हो गया तो आपको जी का वैल्यू क्या मिला? कैपिटल जी, कैपिटल एम अपॉन। अब इसी जी का वैल्यू कब कब चेंज होगा वो हमको पढ़ना है। जैसे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑन द, बड़े जी का नहीं बेटा, बड़े जी का तो कांस्टेंट रहता ना। बड़े जी का वैल्यू चेंज होगा क्या बच्चों? वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कितना है? 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। याद रखो, एकदम याद रखो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। ओके, तो अभी देखो ये जी का वैल्यू कब कब चेंज होगा हमको देखना। तो जी का वैल्यू हमको पता है एक ही चीज से चेंज हो सकता है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस, यानी कि हाइट। जितना हाइट बढ़ेगा उतना जी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा? एकदम सिंपल। तो हमने कल ऐसे डिस्कशन किया था कि अगर हम लोग, तुम लोग ऐसा सोच रहे थे कि धरती के किसी भी कोने पे हम रहेंगे, तो धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ऐसा कुछ गाना है। पकड़ के लाऊंगा मतलब क्या? चोरी करके भागे? क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है चलो। तो धरती के किसी भी कोने पे, और धरती के कोने पे कैसे रहेंगे? धरती तो गोल है ना, कोना ही नहीं है धरती पे। अच्छा अच्छा सर गोल नहीं है, ऐसा भी नहीं है वो यार, ऐसा है, हाँ अंडा है। ठीक है, तो बच्चों देखो हमारी धरती गोल नहीं है। कल हम लोग सोचे थे कि धरती के सरफेस पे कहीं पे भी रहेंगे तो वो सेम रहेगा, ऐसा आपका कहना था, क्योंकि आप रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्योंकि हम लोग क्या सोच रहे थे बच्चों की धरती गोल है, और क्या गोल बना हुआ? अच्छा बना है शायद, थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब फाइन, बहुत बेहतर है, इतना भी नहीं बेटा। तो अगर सच में धरती गोल होती तो देखो आर का वैल्यू सब जगह सेम होता, और अगर हाइट सेम होता तो जी का वैल्यू भी सेम होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? हमारी धरती कंटिन्यू रोटेट होने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, वो क्या हो गई बच्चों? बल्ज हो गई। क्या हो गई वो? ऐसा बल्ज हो गई। और ये क्या है बच्चों? पोल्स। और ये क्या है बच्चों? इक्वेटर। बरोबर है। तो हमने क्या नोटिस किया? इक्वेटर पे रेडियस बढ़ गए और पोल पे रेडियस कम हो गया। अब अगर रेडियस चेंज हुआ तो जी का वैल्यू चेंज होना बनता है। तो इक्वेटर पे जी का वैल्यू ज्यादा है कि कम है? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ा है। और पोल पे जी का वैल्यू कम है कि ज्यादा है? क्यों? क्योंकि रेडियस छोटा है। मतलब इट विल चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट ये तुम लोग बता दो। मैं जानबूझ के एक इजी पूछा था कि तुम लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे, तो हार्ड वाले इसके बाद पूछो ना, पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा फिर गिराऊंगा। ठीक है, देखो ये वाला आपको आ रहा है क्या? क्या फर्क पड़ेगा अगर हाइट को हम इंक्रीज करते जाए? यहाँ पे देखो ध्यान से, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। पहले इंसान यहाँ था, ठीक है, पहले इंसान यहाँ था, फिर वो थोड़ा पढ़ लिख लेता है तो वो यहाँ पहुंच जाता है, फिर 2 पैसा कमाता है तो वो यहाँ पहुंच जाता है ना। और फिर जब थोड़ा ज्यादा और पैसा कमाता है वो अपने आप को 7वें आसमान पे समझता है। मतलब फिजिकली तो इंसान आज भी वहाँ है, पर उसका घमंड धीरे धीरे ऊपर जाता है। और मेरा क्वेश्चन यही है कि जब इंसान हाइट रीच करेगा तो क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा या कम होगा? बताओ, बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। श्योर है आप लोग? मैं इस बार धरती के सरफेस के ऊपर बात करूं। एक एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रेविटी क्यों नहीं एक्ट करेगी बेटा? ग्रेविटी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे 0 है, कम ज्यादा है, पर है ग्रेविटी सब जगह। बोलो, मैं ऐसे पूछा, जैसे जैसे हाइट चेंज होगा, बढ़ते जाएगा, तो क्या एक्सेलरेशन में कोई फर्क पड़ेगा? क्या लगता है? श्योर? कैसे बोल सकते हैं?
हाँ ऐसे बोल सकते हैं, ये फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं क्या, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमको दिखता है कि जो G है वो आर स्क्वायर को क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम होगा, लेकिन जैसा तुम सोचते हो उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा आपका टेक्स्ट बुक। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ, आप समझोगे। पेज नंबर है 9, पेज नंबर 9 पे जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी पेज नंबर 9 पे आइए प्लीज। तो देखो आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि आप जैसा सोच रहे हो ना कि हाइट से बहुत फर्क पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। जब देखो वहाँ पे एक टेबल, बहुत प्यारा टेबल दिया है, लेकिन हाँ आप लोग ये सही बोल रहे हो कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू कम होते जाएगा, लेकिन कितना फर्क पड़ता है वो देखो। सरफेस ऑफ द अर्थ जब हम जमीन पे, तो देखो हमारा हाइट कितना है 0 और हमारा एक्सेलरेशन कितना है मैक्सिमम में 9.8। कल हमने सॉल्व किया था इसको, 9.8 होता है, एक्चुअली में 9.77 आया था, लेकिन ऑन एन एवरेज इसको 9.8 लेते हैं। और आपके लिए बोर्ड वाले और इजी करते हैं, जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन देते हैं तो उन लोग बोलते हैं इसको 10 एज्यूम करो, और आसान हो जाता है सॉल्व करना। कुछ लॉजिक समझ में आया? जैसे अभी एक सॉल्व एग्जांपल करेंगे वहां पे बताऊंगा आपको। अब देखो माउंट एवरेस्ट की बात करें अगर हम लोग, माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा पहाड़ है उसका हाइट कितना है, देखो 8.8। आप आसमान में 8.8 किलोमीटर तक ऊपर चले गए, लेकिन देखो कुछ टच से मस नहीं हुआ एक्सेलरेशन, अभी भी वो 9.8 है। नहीं, आप सरफेस से, अर्थ सरफेस से हाइट पे हो 9.8। वो ऐसा नहीं बोल रहे कि आप माउंट एवरेस्ट पे जाओ, आप माउंट एवरेस्ट के हाइट पे चले गए तब भी आपके एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मतलब आप समझो ग्रेविटी कितना स्ट्रांग है। अब आप इससे ऊपर कहां पे गए, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ मैन मेड बलून, वो हॉट एयर बलून होता है देखो, तो वो कितना हाइट तक गया अभी तक, 36.6 किलोमीटर। तब जरा सा रत्ती भर फर्क पड़ा जो ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करने से था 9.77। मतलब अब आसमान में 36 किलोमीटर, यानी यहाँ से बॉम्बे लगभग पकड़ लो, इतना दूर जाओगे ना जब ऊपर, तब जाके थोड़ा सा एक्सेलरेशन कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट। जो वेदर सैटेलाइट है, जो मौसम के बारे में बताता है, वो धरती के नजदीक होता है। क्यों? ताकि वो फोटोग्राफ्स लेकर हमको मौसम का हालचाल दे सके। तो भी वो धरती से कितना दूर है, 400 किलोमीटर दूर है। तब एक्सेलरेशन देखो कितना है, 8.7। अब फर्क पड़ने लगा, राइट। और लास्ट वाला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, बताओ ये क्यों दूर होता है? दूर होगा तो रेंज इजी पड़ेगा ना, आपको वहां तक पहुंचाना इजी। अभी नजदीक खड़ो, मैं ऐसे खड़ो तो मैं इनको समझ में आ रहा है समझ आए, तो नजदीक से रेंज कम हो जाता है, लेकिन जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा विजिबल हो जाएगा। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया, टीवी फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब बहुत दूर होता है। कितना दूर है देखो, 35,700 किलोमीटर, गजब दूर है ना एकदम। तब जाकर देखो हमारा जो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0.225। मतलब ये तो तय है कि हाइट से एक्सेलरेशन को फर्क समझ में आए। अब आते हैं वापस पजल पे। देखो आप लोग एक खुश हो गए ना, एक राइट आंसर देखे। अब मेरी बात, रेडी, चलो नेक्स्ट। क्या बेटा? हाँ तो पंडित बोलो, मुझे क्यों बोल रहे? चलो बुक बंद करो, रेडी। थर्ड पॉइंट, विथ चेंज इन डेप्थ, विथ चेंज इन डेप्थ। बता रहा, यस। अब समझो ये हमारी धरती है, अच्छे बन रहे सर। पहले हम यहाँ पे खड़े थे, फिर हम हाइट पे गए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कुछ एज्यूम करते हैं ऐसा, अगर कुछ करके हम यहाँ पे धरती के सेंटर तक खड्डा खोदे, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है, सवाल ही नहीं उठता, बट ऐसे एज्यूम कर लो ना। कितना किलोमीटर था मालूम है ना? कितना किलोमीटर था? 6,400 किलोमीटर था ना, सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ द, है ना, 6,400 किलोमीटर। इतना खोद लेंगे हम, छः ओके। आप क्वेश्चन देखो बच्चों, चेंज इन डेप्थ मतलब पहले हम यहाँ पे खड़े थे तो समझ में आ रहा था, लेकिन अगर धीरे धीरे हम धरती के अंदर जाए तब क्या लगता है, तब क्या लगता है, क्या वहां पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन चेंज होगा? और अगर हो, सलाम है आपके कॉन्फिडेंस, यस। अच्छा ठीक है, यस को थोड़ा रोक के बोलना चाहिए, पर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और अगर चेंज होगा तो वो बढ़ेगा कम होगा, क्या होगा? बढ़ेगा, कम हो। आपके सामने सब कुछ है, डायग्राम है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। चलो रेडी, बताओ। चलिए क्या लगता है अभिषेक? क्वेश्चन समझा? पहले हमने आज सरफेस पे चेक किया, फिर हम ऊपर उड़ के चेक किए। देखो आप तुम लोग को क्या लगता है, इतने कम फेस में हम कहाँ लेके जाएंगे तुमको? अब हम धरती के नीचे लेके जा रहे हैं, कम होगा, बढ़ेगा, कम होगा। अच्छा चलो वोट कर लेते। अंशु क्या लगता है, बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, बढ़ेगा। ओके, कितने लोग को लगता है कि आंसर कम होगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कम होगा? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बाकी सबको लगता है कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा। कितने लोग को लगता है बढ़ेगा? ओके, मतलब तुम लोग स्मार्ट हो।
क्योंकि तुम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हो फॉर्मूला पे, राइट? तुम लोग सीधा सीधा समझ रहे हो कि रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, लेकिन क्या होता है ना बेटा, हर बार जो चीज जैसा दिखाई देता है ना वैसा होता नहीं है। जैसे इस बार नहीं हुआ, तो मुन्ना आप सब ना गलत हो। जिन लोग को लगता है कि ये बढ़ेगा वो लोग गलत है। ए तू ही हाथ उठाना पड़ेगा तो आप तो गधे हो फिर। हाँ वही ना। और केशव कितना स्मार्ट है, अपना हाथ उठाता बता देख तू हो गया था गलत। अच्छा, लेकिन अब जिन्होंने ये सोचा कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा, उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि फॉर्मूला बोल रहा है कि रेडियस कम होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, राइट? लेकिन सर बोल रहे हैं रेडियस कम हो रहा है फिर भी एक्सेलरेशन कम हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल? आप ध्यान से देखो, समझाने की कोशिश करो। देखो बेटा, जब आदमी यहाँ पे खड़ा है ना, तो ये पूरा अर्थ एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है, पूरा अर्थ एज अ मैग्नेट एक्ट कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, इतना सारा फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। बट सपोज वो आदमी यहाँ तक पहुंच गया तो क्या होगा? अब इतना ही अर्थ उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला हिस्सा तो बेकार हो गया। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब फोर्स कम होते जा रहा है तो गिरने की ताकत भी कम होते जा रही है। अब वो समझो यहाँ पहुंच गया, ये सेंटर है, तो क्या होगा बताओ? अब देखो 75% यूज हो रहा है, बाकी 25 तो वेस्ट हो गया। मतलब जो मेरा पुल है वही कम होते जा रहा है। अभी ऊपर तो पूरी धरती एक्टिव थी, वो पूरा फोर्स लगा रही थी तो एक्सेलरेशन ज्यादा मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं कुछ हिस्सा धरती का हमारे ऊपर वो फोर्स नहीं लगा रहा है, जिसके से पुल कम हो गया, पुल कम हो गया तो एक्सेलरेशन भी कम हो गया। मैं बोला था थर्ड में कंफ्यूज करूंगा, नहीं उससे क्या होता है? तो क्या मतलब क्या चाहते हंस कर? समझ में आया बच्चों? गेटिंग? तो बेटा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा? वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। और कैसे कैसे चेंज होगा वैल्यू? विथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सेकंड क्या आएगा? विथ चेंजिंग हाइट, इंक्रीजिंग हाइट। और थर्ड क्या आएगा? विथ चेंजिंग डेप्थ। आप रेडी? फटाफट बताएंगे। ऑन द सरफेस ऑफ जी का वैल्यू सेम रहता है कि चेंज होता है? चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज अर्थ इज इन द शेप ऑफ ओवल, है ना? इट इज बर्स्ट फ्रॉम इक्वेटर्स। तो कहाँ पे एक्सेलरेशन ज्यादा है? पोल पे। कहाँ पे कम है? इक्वेटर। ओके, विथ हाइट, चेंज इन हाइट फर्क पड़ेगा एक्सेलरेशन। व्हाट विल हैपन इफ द हाइट विल गोस ऑन इंक्रीजिंग? एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। आप नहीं बोलेगा पढ़ने। थर्ड, विथ चेंज इन डेप्थ, thus it will affect acceleration. Yes. What will happen if the depth is goes on increasing? Acceleration will also decrease. If depth increase होगा तो acceleration decrease होगा। समझ में आया? बढ़िया था, आसान था। आगे बढ़े। आज एक और बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जो हम सब करते आ रहे हैं। हम सब एक्चुअली ये मिस्टेक है, इसको समझा गया लेकिन सुधारा नहीं गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो चीज जो थी ना वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गई नॉलेज, फिर उसको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। क्या मैं बात कर रहा हूँ वो समझने से पहले आप लोग ये समझो। ये देखो बेटा, दो वर्ड्स आपको समझना है, एक है स्केलर और एक है वेक्टर। एक है स्केलर और एक है वेक्टर। ये वर्ड्स आपने इसके पहले कभी सुने? वेरी गुड। तो मैंने इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोग को, स्केलर और वेक्टर को कैसे समझो। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये ग्राउंड है, हम सब यहाँ खेल रहे, ये सब बच्चे हैं पॉइंट से, ठीक है? अब क्या हुआ? एक पागल सांड यहाँ से दौड़ते हुए, गुस्सेल सांड लेना, ठीक है? एक गुस्सेल सांड यहाँ से दौड़ते हुए, ओके सुनो ध्यान से सुनो। एक गुस्सेल सांड यहाँ से दौड़ते हुए, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप वहां पे डायरेक्शन देख के भागोगे? हम लोग को जहां जैसी जगह मिले कि हम सिर्फ भागेंगे। हमारा फोकस क्या है? मेरा तेज भागना, लेकिन मुझे सबसे तेज नहीं भागना है, मुझे सिर्फ आप लोगों से तेज भागना है। बाकी आप समझो और बैल समझे। हाँ, तो नितिन मेरे आगे रहेगा, मैं नितिन के पीछे रहूंगा, बाकी लोग समझे। फिर समझ में आ रहा है? मेरे कंधे पे कैसे रहोगे? अच्छा, तब तो फिर भगवान बचा अपन दोनों को। अच्छा मेरी बात समझो बच्चों, देखो स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हम लोग ग्राउंड पे खेल रहे और हम सब खेल रहे थे, तभी एक गुस्सेल सांड वहां पे आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपनी जान बचाकर भागेंगे। एक ही चीज यहाँ पे मैटर करता है, वो है स्पीड। जिसके पास स्पीड है वो बच गया। अभी मैं क्या बोलता हूँ, आप यहाँ भी भागोगे तो शायद बच जाओगे, क्योंकि वो डायरेक्ट टर्न नहीं कर पाते, मालूम है ना? उन लोग को डायरेक्शन चेंज करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मतलब इस चीज में एक ही चीज मैटर करता है, वो है स्पीड। और नितिन पक्का बच जाएगा, है कि नहीं? करेक्ट है कि नहीं? लेकिन अब इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करो। अब हम लोग रेसिंग ट्रैक में दौड़ रहे हैं, ठीक है? ये रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे मैं दौड़ रहा हूँ, यहाँ पे नितिन दौड़ रहे हैं, यहाँ पे गोलू है। नहीं, मैं दो जन से नहीं हारना चाहता। हाँ, यहाँ राहुल है, यहाँ पंडित है, बराबर है। अभी सबको पता है कि जब ये रेस स्टार्ट होगी और फिनिश लाइन यहाँ पे, तो ये रेस कौन जीतेगा?
मैं जीतूंगा बेटा। मैं देखो मैं यहाँ तक पहुंचा, राहुल स्टार्ट ही किया, पंडित तो अभी शुरू करेगा। तो तुम लोग बोलोगे नितिन जीत जाएगा क्योंकि नितिन का स्पीड अच्छा है और रोज जॉगिंग करता है। लेकिन नितिन का प्रॉब्लम क्या पता है क्या, बुड़बक ना इधर दौड़ने लगा। कुछ समझ में आ रहा है? नितिन बोला सर बोलते कुछ अलग करो, तो मैं अलग करूंगा। तो इस गधे को रेस वाले दिन ही याद है कि कुछ अलग कर। तो ये भाई ना यहाँ दौड़ रहे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दौड़ रहा 40 की स्पीड से और नितिन दौड़ रहा है 140 की स्पीड से, तो भी रेस कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा क्योंकि मेरे आगे कोई जीता तो उसको बहुत सारा मोहब्बत मिलेगा। लेकिन कुछ लॉजिक समझा। अब यहाँ पे इस केस में सिर्फ स्पीड से मैटर हो रहा है क्या? इस चीज में स्पीड के साथ साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डायरेक्शन। तो बस इसी चीज को हम बोलते हैं वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी इंपॉर्टेंट है, या स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं वेक्टर। और जहां पे सिर्फ स्पीड, स्पीड का वर्ड है बच्चों मैग्नीट्यूड। स्पीड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट यानी स्पीड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। उसको क्या बोलते हैं? स्केलर। समझ में? अब इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा टॉपिक देखो, अपने इतने सालों से जो चीज गलत करते आ रहा है उसको सही करते नहीं, जरूरत नहीं। टॉपिक का नाम है बच्चों वेट एंड मास। वेट एंड, अब एक चीज ध्यान से देखो, हमारे बॉडी में जो एक्चुअल मैटर प्रेजेंट है, एक्चुअल मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो एक्चुअल मैटर प्रेजेंट है, जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अभी मेरे बॉडी में जितना मैटर है, मैं मून पे जाऊंगा तो कम हो जाएगा क्या? इतना ही रहेगा ना। लेकिन मून पे मेरा वजन अलग आता है, यहाँ पे मेरा वजन अलग आता है, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रेविटी की वजह से फोर्स कम हो रहा है ना, लेकिन मेरा मैटर तो उतना ही है ना। कुछ बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे बॉडी में जो मैटर है वो मून पे चेंज हो रहा है क्या? तो वहाँ पे वेट तो चेंज हो रहा है ना, लेकिन मेरा वजन यहाँ पे सपोज 80 kg है, तो वहाँ पे डिवाइड ऐसा कर, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 60 किलो है, तो उसको डिवाइड बाय 6 करो वहाँ पे, तो कितना हो गया? 10 ही किलो दिखेगा मून पे। तो क्या 70 किलो 50 किलो मास यहीं छोड़ के गया? तो जो चेंज हो रहा है ना, जो चेंज हो रहा है वो मास नहीं है, जो चेंज हो रहा है वो क्या है? वेट है। तो जो चेंज हो रहा है वो क्या है? तो वेट को डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। अगर आप अर्थ पे हो तो वेट 60 kg है, अगर आप मून पे हो तो वेट 10 kg है। तो ये क्या हुआ तुम्हारे हिसाब से, स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? क्या लगता है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना। चिल्ला रहा है। और ये जो मास है ये क्या है बच्चों? ये चेंज नहीं होगा। आपका मास अगर यहाँ 60 किलो है तो मून पे भी क्या होगा? 60 किलो। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, मास जो है ना बच्चों वो केजी में कैलकुलेट करते हैं। किसमें कैलकुलेट करते हैं? और ये जो वेट है ना, वेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है? जो फोर्स का फॉर्मूला। क्योंकि वेट मतलब क्या, वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको खींच रही है, वही मशीन पे दिख रहा है ना। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वेट किसके इक्वल होता है? फोर्स के। और फोर्स किसके इक्वल होता है? mg के। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो, वेट किसके इक्वल होता है? जितना फोर्स आपको लग रहा है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एज्यूम करो कोई आदमी जिसका मास है 60 किलो, देखो 60 किलो, तो उसका वेट कितना होगा? 60 इंटू 9.8। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 9.8। अभी हमने डिस्कस किया ना, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है? 9.8। तो देखो ये पॉइंट को यूज करके 0 से बड़ा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 98। अब बताओ 6 8 जा, अरे 6 का टेबल बोल रहे नॉनसेंस। 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 प्लस 4। अच्छा यूनिट बताओ क्या आएगा? सोच कर समझ कर आगे दिया आंसर। वेरी गुड। कैसे मालूम? देखो फोर्स है और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मतलब हम लोग बोलते हैं मेरा वेट है 58 kg। बताओ ये राइट है क्या? अगर वो kg है तो वो मास है, और अगर तुम वेट बोल रहे हो तो वो किस में होना चाहिए? कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? तो जो आपको वेइंग मशीन पे दिखता है वो आपका मास है। एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो मास भी नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वेइंग मशीन पे जब हम खड़े तो क्या हो रहा है? मेरा बॉडी का मास है प्लस फोर्स भी तो है। टेक्निकली देखा जाए तो वो भी गलत है। क्यों? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मेरे बॉडी का मास है और ग्रेविटी मुझे खींच रही है, तो जो वेइंग मशीन पे दिख रहा है सिर्फ मेरा मास है क्या? फोर्स भी तो है ना। तो टेक्निकली वो मेरा वेट ही है, लेकिन अगर वो वेट है तो किस में होना चाहिए था? न्यूटन में होना चाहिए था। वो केजी में कैसे हुआ? तो हम लोग उसको कैसे एज्यूम करते हैं? जो वेट मशीन पे दिख रहा है वो मेरा मास है, और अगर उसको मुझे वेट में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 9.8 से। समझ में आ रहा है? पक्का? गेटिंग? तो ऐसी कौन सी चीज है जो प्लेस टू प्लेस चेंज होगी? क्या चेंज होगी? वेट चेंज होगा। और क्या कांस्टेंट रहेगा? मास। मास कोई भी प्लैनेट पे चेंज होगा नहीं। समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ अ पर्सन वेट 750 न्यूटन। देखो वेट वर्ड यूज किया तो न्यूटन यूज किया, समझदारी से। वेट कितना दिया उसका? 750 न्यूटन। एक पर्सन है लेकिन मैं उसके मास को ही ले रहा हूँ, 750 न्यूटन। ठीक है? ऑन द अर्थ हाउ मच वुड बी हिज वेट ऑन द मून गिवन दैट
मून्स मास इज 1/18 ऑफ दैट अर्थ एंड इट्स रेडियस इज 1/3.7 ऑफ दैट अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बहुत सिंपल है, ये हमारा अर्थ है और ये मून है, ठीक है। अब एक आदमी है जिसका वजन अर्थ के ऊपर कितना है बच्चों? 750 न्यूटन। ये वेट ही है, वेट है, कैसे मालूम? न्यूटन है ना, तो वो बंदा है, उसका वेट दिया, वेट कितना दिया बेटा? 750 न्यूटन। ध्यान से सुना, कितना है? 750 न्यूटन। कहाँ पर है? धरती के ऊपर है। अच्छा मुझे बताओ, यही सेम वेट इधर भी होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे ग्रेविटेशन का फर्क पड़ेगा, और अगर ग्रेविटेशन चेंज होगा तो वेट भी चेंज होगा, लेकिन दोनों में एक चीज सेम रहेगा, वो क्या है? मास। छोटा वाला एम, छोटा एम किसका होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा एम किसका होता है? मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे बड़ा एम किसका होगा? मास ऑफ मून। अब ध्यान से सुनना, अब वो बोल कर आगे क्या बोल रहे हैं? द मून given that moon's mass is 1/18 of that of earth। इसका मतलब क्या समझाने की कोशिश करो। अगर अर्थ का वेट 360 है तो मून का वेट कितना होगा? 1/18। इसका 1/18 ऐसा। बाबू यहाँ पे ध्यान देखो, ध्यान से देखो, मून का मास कितना होगा? देखो कैपिटल एम किसका? मून का। कितना होगा? वो क्या बोल रहा है? जो भी मास ऑफ अर्थ है, जो भी मास ऑफ अर्थ है उसका 1/18 टाइम, 1/18 टाइम बोलेगा तो क्या करने का? 1/18 से मल्टी करने। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना भी मैं आपको होमवर्क दूंगा उसको आपको 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मतलब क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना। मैंने बोला 2 बार कर दिया, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना टाइम करना पड़ेगा? 6 टाइम। तो ये बोल रहा है 1/18 टाइम। तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि मास ऑफ अर्थ है 360 या इतना, तो बताओ मास ऑफ मून कितना होगा? 18 1 जा 18 2 जा कितना हो गया? 2000। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो मास ऑफ मून इज इक्वल टू 1/18 इंटू मास ऑफ अर्थ। ये कैसे आया समझा? देखो इस लाइन से समझ आया बेटा पक्का। तो me1 क्या हो जाएगा? me, तो me/18। ये किसका मास है बच्चों? मास ऑफ मून। अच्छा एक काम करो, ये बताओ, ऐसे इक्वेशन क्या बनेगा बताओ इसके लिए। हाँ बताओ, पढ़ो क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ बनाना है, सेम टू सेम। बोलो अभिषेक। देखो हमने क्या बोला, उसने क्या बोला? मास ऑफ मून। मास ऑफ मून कितना है? 1/18 टाइम। ऐसे रेडियस ऑफ मून कितना दिया? रेडियस ऑफ मून इज 1/3.7 टाइम्स किसका? रेडियस ऑफ अर्थ। तो आंसर क्या आएगा? RE/3.7। लगभग सब बोल रहे थे, पर कैसे स्टार्ट करते पता है? 1/3.7 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू रेडियस ऑफ मून, ऐसे लिख रहे थे। वहां से पकड़ रहे थे ना तुम लोग, इसीलिए। समझा ये कंडीशन? समझा? यहाँ तक समझा? तो निकालना क्या है? कैलकुलेट क्या करना है? हाउ मच वुड बी इज वेट ऑन द मून। उसका वेट मून पे कितना होगा निकालना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो देखो, तो इतना बेसिक समझा ना आपको? ओके चलो, तो क्या क्या गिवन है वो लिखे हम लोग? बताइए क्या क्या लिखोगे गिवन में, बताओ पहले। वेट कितना दिया है? 750 न्यूटन, है ना। और वेट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? mg। वेट का फॉर्मूला मतलब फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला मतलब mg। और ये वेट किसका दिया है? वेट ऑन द अर्थ दिया है ना। समझ में आ रहा है पक्का? और क्या दिया है बच्चों? देखो मास ऑफ मून कितना दिया है? 1/18। 1/18 मतलब क्या आया? मास ऑफ अर्थ अपॉन 18। रेडियस ऑफ मून ये कितना दिया है? रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन 3.7। ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का 100%। ओके आप ध्यान से देखो बेटा, mg का वैल्यू हमको पता है कितना है? 750। लेकिन mg हमको पता है एक और चीज के इक्वल है। किसके इक्वल है? कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यही है ना, करेक्ट। अब देखो यहाँ से m कट हो गया, है ना। ये इसका और हम, अच्छा ऐसे करो, कट मत करो, इसको ऐसे रहने दो। सुनो क्यों ऐसे रहने दो? क्योंकि ये mg का वैल्यू डायरेक्ट मुझे मालूम है। देखो ना mg का वैल्यू कितना दिया? 750। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 750 कैपिटल G, कैपिटल M के जगह पे क्या लिखूंगा मैं? मास ऑफ अर्थ। ये किसकी बात हो रही है बच्चों? मास ऑफ अर्थ। ये किसका रेडियस है? रेडियस ऑफ अर्थ। और स्मॉल m। सर लेकिन इससे फायदा क्या होगा? एक चीज मैं तुमको अभी थोड़ी देर पहले पूछा था, देखो ये अर्थ है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है। अगर आप समझ गए तो समझा, आप एवरेज बच्चों से तो बेहतर है दिमाग, अगर आप समझ पाए तो। और वो समझोगे क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं ना बिना समझे। अच्छा और ये क्या है? मून है। मुझे बताओ दोनों में ऐसी कोई चीज जो दोनों में कॉमन है? किसका मास? पर्सन का। तो मैं वही करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ से मास का वैल्यू निकालूंगा और ये मास का वैल्यू किस में डालूंगा? अर्थ के, सॉरी मून के फॉर्मूला में। समझ में आया कुछ लॉजिक? पक्का 100%। तो यहाँ से m का वैल्यू निकालो बच्चों। कैसे निकालेंगे? ये सब इधर जाएगा, तो बताओ क्या आएगा? 750। ये डिवाइड करके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई RE² अपॉन नीचे क्या क्या आएगा? कैपिटल G, कैपिटल M, E। ये किसका वैल्यू मिला?
स्मॉल एम मतलब क्या, मास ऑफ दैट पर्सन, मास ऑफ दैट पर्सन। वो पर्सन का मास अर्थ पे या मून पे चेंज होने वाला है क्या? अब ये जो चीज क्या ना, देखो इसका कैसे इस्तेमाल करने वाले हम लोग, ध्यान से देखना। अब ये सब करेंगे हम लोग मून के लिए, किसके लिए किया हमने? अर्थ के लिए। अब सेम चीज किसके लिए करेंगे बच्चों? मून के लिए, बराबर है, पक्का। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मून के लिए भी फॉर्मूला है ना हमारे पास, mg का फॉर्मूला है। mg का फॉर्मूला क्या है बताओ? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, बराबर है, यही फॉर्मूला है ना। अच्छा यहाँ पे m के जगह पे क्या लिखोगे आप? m के जगह पे मास ऑफ मून और स्मॉल एम, और r के जगह पे क्या लिखोगे? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का। अच्छा देखो अभी एक सेकंड ध्यान से, ये वेट है ना, और यही हमको निकालना है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और यही हमको निकालना है। अच्छा अब ये m का वैल्यू मुझे मालूम है, देखो ध्यान से, देखो m का वैल्यू मुझे मालूम है, अभी हमने निकाला है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम अपॉन आर एम का स्क्वायर इनटू, इसको 1 दे देता हूँ, राहुल बोल रहा है 1 दे दो क्योंकि हम इसको यूज करें, बराबर। m के जगह पे क्या लिखोगे बताओ? 750 आर ई का स्क्वायर अपॉन जी कैपिटल एम ई। देखो जी तो अभी कट हो गया, लेकिन सर बाकी क्या करेंगे? तो बाकी देखो यहाँ से निकालेंगे। देखो मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का वैल्यू है हमारे पास, तो मैं मास ऑफ मून के जगह पे क्या लिखने वाला हूँ? ध्यान से देखो, मास ऑफ मून के जगह पे क्या आएगा? me अपॉन 18। ध्यान से देखो, तो मास ऑफ मून के जगह पे लिख रहा हूँ me अपॉन 18, और आर एम के जगह पे क्या लिखूंगा? आर ई अपॉन 3.7। कैसे मालूम पड़ा? सपना नहीं आ रहा, यहाँ दिया है अपने को, है ना। तो आर ई के जगह पे क्या लिखूंगा? आर एम, है ना, सॉरी आर ई अपॉन क्या है बच्चों? 3.7। लेकिन हाँ वेरी गुड, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है, नहीं तो घाई घाई में सब गड़बड़। स्क्वायर अपॉन, अच्छा अब इसको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करने का सबको पता है ना, ऊपर वाला ऐसे रहेगा, नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। कैसे होता है? a अपॉन बी ऐसे रहेगा, डिवाइड बाय c अपॉन d है, तो आंसर क्या आएगा? a अपॉन बी ऐसे रहेगा, और ये क्या हो जाएगा? d अपॉन c। पूरे बुक में ना यही एक न्यूमेरिकल चैलेंजिंग लगा मेरे को, मतलब मजेदार, बाकी तो एकदम सिंपल था। चलिए तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? चलिए यहीं पे करूं, दिख रहा है राजीव? देखो जरा विजिबल है ये वाला पार्ट, नहीं तो रिक्स नहीं लेते, यहाँ करते। चलो बताओ क्या आएगा? me अपॉन 18, और ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके? इनटू 3.7 का स्क्वायर अपॉन आर ई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इनटू, देखो यहाँ पे आगे क्या है? 750 इंटू आर ई का स्क्वायर अपॉन, बताओ क्या क्या कट हो गया? सब कट हो गया, नंबर्स को छोड़ के सब कट हो गया। ध्यान से देखो, देखो एम ई कट हो गया, आर स्क्वायर कट हो गया, तो सब खत्म ही हो गया ना। तो क्या बचा? 3.7 का स्क्वायर इंटू 750 अपॉन 18। वो तो नंबर है 3.7 चल जाएगा विदाउट उसके भी, अगर उसके साथ कुछ अल्फाबेट होता तो स्क्वायर देते, ब्रैकेट देते। अच्छा अब इसको सॉल्व करना आसान है ना। 37 का स्क्वायर बोलो बेटा, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 9 6 13, 1369। कितना आया? 1369। कितने नंबर बाद पॉइंट आएगा? 2। क्या चीज बेटा? हाँ अभी काट सकते हैं, इनटू 750 अपॉन 18। अब इसको कट करना है बस। कौन से टेबल से जाना चाहिए, क्या लगता है? हाँ कट करते पहले एक काम करते हैं, 750 को इससे डिवाइड करते, बाद में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है? रेडी? चलो यहाँ पे कर दो, बोलो मेरे साथ। देखो 750 डिवाइड बाय 18, 75 तक जाना है। 20 का टेबल पड़ेगी तो 6 जा 3 जा 60 हो जाएगा। 18 पक्का ना? 18 4 जा 72, 8 4 32, 18 4 जा 32, हाँ सर बरोबर। 5 में से 2 गया 3, कितना बचा है? 0। 18 2 जा 36 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 18 1 जा 18। कितना बचा बच्चों? 12। नंबर्स खत्म हो गए तो क्या डाला? 0.0। बोलो 18 का टेबल भी आना चैलेंज। अगर नहीं आता तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 जा 48, 6 जा 48, 6 1 जा 6 प्लस 4 10। ये सही है ना? ये ले लेते। कितना आया बेटा? 6 जा, कितना आ रहा है? 108। कितना बेटा? वापस कितना बचा? 12। वापस पॉइंट डालोगे, वापस 6 आएगा, तो आंसर कितना आया? 13.69 इंटू 41.66। अब तो बस मल्टीप्लाई करना है। रेडी आप लोग? नहीं, अभी मल्टीप्लाई है, डिवाइड में होता है। तो 1369 मल्टीप्लाई किससे करना है? 4166। रेडी बच्चों? मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, समझो एक मोटर स्किल डेवलप हो रहा है, दिमाग का एक पार्ट होता है जो कैलकुलेशन से ही बढ़ता है। 6 9 जा 6 6 जा प्लस 5 41, 6 3 जा 18 प्लस 4 22, 6 1 जा 6 प्लस 2 8। सेम नंबर आएगा 4 1
2 8 6 6 है ना, अभी 1 है तो फिर 6 तक तो ठीक है ना, यहाँ तक समझा। चलो 1 का तो बहुत आसान है, बोलिए पड़ा, चलो बोलो 9 6 3 1। ओके रेडी, चलो 4 9 जा 36, 4 6 जा 24 प्लस 3 कितना हो गया 27, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, बरोबर है। फिर 4 1 जा 4 प्लस 1 5। हाँ देखो यहाँ पे 2 नहीं है, वो कैरी वाला ही 2 था, बात करने में भूल के और एक बार लिखा। रेडी, चलो 4 5 10 और 2 कितना हो गया 12, 10 और एक 12, 22 प्लस 1 23, 10 10 20 20, 4 प्लस 1 5 6 7 57। क्या आंसर है उसमें? ऐसे कैसे, पर नंबर्स तो यही है। 750 इंटू 13.3.7 का स्क्वायर डिवाइड बाई 18। 18 नहीं है 81 है, अबे 18 नहीं है, ये 81 है, ये 18 नहीं है, उसमें 81 लिखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? तो ये न्यासा जी ने किया है पूरा। लेकिन 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 डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। देखो अभी प्रॉब्लम क्या समझ में आया, हमने क्वेश्चन ही अलग लिख दिया है, 1/18 लिख दिया, जबकि ये क्या होना चाहिए था 1/81 होना चाहिए था। और हमारा आंसर कितना है 570, हमारा आंसर है 570 पॉइंट, 4 नंबर बाद पॉइंट आएगा ना 0.32 न्यूटन। अच्छा देखो कोई बात नहीं, अभी वो न्यासा ने ध्यान नहीं दिया होगा, शायद 18 लिख दिया, और मैंने क्या गलती किया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि 81 होना चाहिए। बट ठीक है, कितनी अच्छी बात है, सोचो इसमें पॉजिटिव क्या हुआ सोचो। अब हमको पूरा कंसेप्ट पता है, सब कुछ हमको पता है कैसे सॉल्व करना है। अब इसी बहाने हम लोग उस क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करेंगे, मतलब समझ आ रहा है, आपको करना है वो चीज। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, देखो ये सब कुछ सेम टू सेम होगा, सिर्फ आप चेंज क्या करोगे 18 के जगह पे क्या आएगा 81, और आप फिर से इस क्वेश्चन को इसी बहाने ट्राई करोगे। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, पक्का 100%, कोई बात नहीं हो जाते कभी। लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं किया कि हमने इसको 18 लिखा इंस्टेड ऑफ 81, है ना, और कब चेक किया जब आंसर मैच नहीं हुआ, शाबाश, कोई बात नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसा। पर सब कुछ समझ में आया, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, ठीक है मैं यहाँ पे रुकता हूँ। और फ्री फॉल का टॉपिक था, मजेदार था वो भी, पर अब उसको कल देखेंगे। मैडम है ना, मैडम भी वेट कर रहे हैं। ये सबके समझा तो न्यूमेरिकल्स को प्लीज टाइम दो, बड़ा मजा आता है न्यूमेरिकल्स करने में, कितना अच्छा लगता है। सोचो आप वो चीज करोगे जो कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और वो चीज अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, तो मैडम के आने तक ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, चलो जल्दी, बिना देख के ट्राई करो। हाँ क्योंकि एक बार अभी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में है ना आपके, अभी यूज करोगे ना उसको तो रफ रफ हो जाएगा फटाफट। यही वाला करो, हाँ ये वाला में 81 यही वाला करो। अच्छा 81 वाला कर, चलो 81 वाला कर, लेकिन बिना देख के कर रहे हैं ना।